अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ़ है और मैं बतौर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज की जो टॉपिक है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में, जिसको हम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि हिस्टेरेक्टमी किस तरीके से किया जाता है, इनकी क्या इंडिकेशंस हैं और इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हिस्टेरेक्टमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको आम तौर पे हम कहते हैं बच्चेदानी को निकाल देना, और कुछ खवातीन में आपकी डॉक्टर बच्चेदानी को निकाल देना आपकी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली बेहतर समझते हैं। हिस्टेरेक्टमी सजेरियन के बाद सेकंड कॉमनेस्ट सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि खवातीन में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी टाइप्स ऑफ हिस्टेरेक्टमी है। बच्चेदानी पूरी निकाल दें, यानी कि बच्चेदानी और बच्चेदानी का जो मुंह है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, अगर ये पूरी निकाल दी जाए तो इसको हम टोटल हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। अगर इसके साथ ट्यूबें निकाल दिए जाएं तो हिस्टेरेक्टमी प्लस सेल्पिंजेक्टमी कहते हैं। साथ में अगर आपकी डॉक्टर समझें कि आपकी अंडेदानी को भी निकाल देना बेहतर है तो इस प्रोसीजर को हम टोटल हिस्टेरेक्टमी विद बायलैटरल सेल्पिंगोओफ्रेक्टमी कहते हैं। कुछ केसेस में बच्चेदानी के मुंह को नहीं निकाला जाता, वो अगेन आपके डॉक्टर की अपनी डिसीजन है कि किस केसेस में वो समझें कि सर्विक्स जो है उसको छोड़ दिया जाए। ऐसे केसेस में हम इसको सब टोटल हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। कभी ये भी होता है कि कुछ कैंसर्स की लिए हमें इससे भी एक्सटेंसिव सर्जरी करनी पड़ती है जिसको हम रेडिकल हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। इसके साथ लिम्फ नोड्स भी निकलते हैं और वजाइना का अपर पार्ट भी निकलता है। अब बात करें कि क्या इंडिकेशंस हैं जो कि खवातीन में ये मसाइल हों तो जिस पे आपकी डॉक्टर ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए हिस्टेरेक्टमी बेहतर ऑप्शन है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन जिसमें हिस्टेरेक्टमी एडवाइस की जाती है वो है कैंसर्स। अब कैंसर्स यूट्रस का हो, ओवरी का हो या बच्चेदानी का मुंह का हो तो इस सूरत में आपके डॉक्टर आपको हिस्टेरेक्टमी एडवाइस करेंगे। नॉन कैंसरस इंडिकेशंस भी कई हैं, यानी कि B9 कंडीशंस जिसमें कोई कैंसर नहीं है, वो भी कई मेडिकल इंडिकेशंस होती हैं जिसमें आपके डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं। जैसे कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, अगर किसी खातून को बहुत हैवी ब्लीडिंग है जो कि बहुत क्लॉट्स निकल रहे हैं, बड़े दिनों तक ब्लीडिंग होती जाती है और वो मेडिकल ट्रीटमेंट को फेल हो गई है, यानी कि पहले दवाई, हमेशा किसी चीज़ की ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट होती है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गई है और वो प्रॉब्लम वहीं परसिस्ट कर रही है तो उस केसेस में हिस्टेरेक्टमी भी एडवाइस की जा सकती है। कभी कभी किसी खातून के बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड्स होते हैं, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, यूट्रस डिस्टॉर्टेड है, पहले उनके हो सकता है पहले ऑपरेशन हुए जिसमें सिर्फ रसौलियाँ निकाल दी गई लेकिन फिर फाइब्रॉइड्स बन गए और उसकी वजह से उनको पेन भी है या उनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, ऐसे केसेस में भी हिस्टेरेक्टमी का डिसीजन लिया जा सकता है। कभी कभी कई खवातीन को बहुत ही पेनफुल पीरियड होते हैं जो कि एक मेडिकल कंडीशन को भी इंडिकेट करते हैं जिसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। एडिनोमायोसिस में एक तो पीरियड बहुत हेवी हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल पीरियड होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन भी मेडिकल ट्रीटमेंट को फेल करे और उसमें वो प्रॉब्लम वहीं परसिस्ट करे, उस सूरत में भी हिस्टेरेक्टमी की तजवीज़ देते हैं। एडवांस केसेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एक और इंडिकेशन है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी गायनेकोलॉजिकल डिजीज़ है जिसमें यूट्रस के जो अंदर लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उस तरह की लाइनिंग पेट में ज़्यादातर ओवरीज के ऊपर और पेट के बाकी अज्जा के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाते हैं और जिसमें वो चॉकलेट सिस्ट बना देते हैं। ऐसी खवातीन जिनको एंडोमेट्रियोसिस होता है उनको बहुत ही ज़्यादा पेनफुल पीरियड होता है। अगर वो भी मेडिकल ट्रीटमेंट को फेल कर गई हैं तो फिर हो सकता है कि आपके डॉक्टर ये एडवाइस करें कि आप हिस्टेरेक्टमी ऑप्ट करें ताकि आपकी ये कंडीशन कंट्रोल में आ जाए। कभी कभी क्रॉनिक पेल्विक पेन एक इंडिकेशन होती है हिस्टेरेक्टमी की। क्रॉनिक पेल्विक पेन का मतलब है कि बड़े सालों से लोअर एब्डोमिनल पेन रहती है जो कि आम पेन किलर्स या और मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया। इस सिनेरियो में भी आपको हिस्टेरेक्टमी की तजवीज़ दी जा सकती है। कभी कभी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी कि इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई है और ट्यूबोवेरियन एब्सेसेस बन गए हैं और पेशेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कभी कभी इस सिनेरियो में भी हिस्टेरेक्टमी का डिसीजन लेना पड़ सकता है। एक और इंडिकेशन हिस्टेरेक्टमी की होती है अगर डिलीवरी के दौरान
ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, ख़ासतौर पे प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस है। प्लेसेंटा प्रीविया ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें जो आवल है वो बच्चेदानी के मुंह पे बन जाता है और उसकी जो जड़ें हैं वो यूट्रस की दीवार के थ्रू गुजरते हुए मसाने तक भी जा सकती हैं। तो ऐसे सिनेरियो में भी पेशेंट की कंडीशन को मद्देनज़र रख के, उसकी सेहत को मद्देनज़र रख के कि उसको बचाने के लिए, उसकी लाइफ के लिए कई दफ़ा सिजेरियन के दौरान भी हिस्टेक्टमी का डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो ये वो इंडिकेशंस हैं जिसके लिए आपके डॉक्टर आपके लिए हिस्टेक्टमी एडवाइस करते हैं। तो एक दफ़ा दोबारा बताते जाए, जब किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ है उसके लिए तो हिस्टेक्टमी एडवाइस की ही जाती है, पर नॉन कैंसरस जो इंडिकेशंस हैं उसके लिए हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट पहली एडवाइस की जाती है। जब ये समझा जाए कि किसी पेशेंट ने मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया और उनकी जो प्रॉब्लम थी, ओरिजिनल जो डिजीज़ थी या कंडीशन या सिम्टम थे वो बढ़ते ही चले गए हैं और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उस सिनेरियो में हिस्टेक्टमी एडवाइस की जाती है। अमूमन हिस्टेक्टमी 40 से 50 ईयर्स की खवातीन में ही की जाती है, क्योंकि ये सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर, पीरियड की डिस्टर्बेंसेस, पेनफुल पीरियड्स, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस ये वक्त के साथ लेट 30s 40s में ही प्रेजेंट करते हैं। कभी कभी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के केसेस भी होते हैं, यानी कि पीरियड एक दफ़ा जब खातून के बंद हो जाते हैं जो 45 से 55 ईयर्स की एज में है, उसके बाद अगर कभी ज़िंदगी में ब्लीडिंग हो जाए और इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि उनकी कोई प्री मेलिग्नेंट प्रॉब्लम है या कि उनका कोई कैंसर है, तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के केसेस में भी डायग्नोसिस के बाद हिस्टेक्टमी का डिसीजन लेना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि हिस्टेक्टमी किन तरीक़ों से किया जाता है। जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टेक्टमीज हैं वो है एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी और वेजाइनल हिस्टेक्टमी। एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल तरीका है सर्जरी का। इसमें आपके पेट में एक इंसिजन दिया जाता है, ज़्यादातर वो लो ट्रांसवर्स इंसिजन दिया जाता है जैसे कि सिजेरियन में दिया जाए। उसका जो साइज़ है वो अमूमन 5 से 8 इंच लंबा होता है। कभी कभी कुछ केसेस में वर्टिकल इंसिजन भी पेट में दिया जाता है, यानी कि नाभ के नीचे से स्ट्रेट इंसिजन दिया जा सकता है। ये अगेन डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर आपके लिए बेहतर क्या समझते हैं। मोस्टली ट्रांसवर्स, लो ट्रांसवर्स इंसिजन को बेहतर समझा जाता है। पेट खोलने के बाद आपके यूट्रस को निकाला जाता है और फिर आपका इंसिजन बंद कर दिया जाता है। ये एक कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल तरीका है हिस्टेक्टमी का। इसमें पेन, पोस्ट ऑपरेटिवली पेन भी ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन का चांस भी होता है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग के ज़्यादा होने के भी चांसेस ड्यूरिंग सर्जरी होते हैं। रिकवरी टाइम इसका ज़रा प्रोलॉन्ग होता है, अमूमन 6 हफ्ते से 3 महीने तक लग जाते हैं खातून को पूरी तरह रिकवर होने में। दूसरा है वेजाइनल हिस्टेक्टमी। इसमें वेजाइनली ही यूट्रस निकाल दिया जाता है और ये ज़्यादातर उन केसेस में किया जाता है जिनका यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स हो, यानी कि कई ख़वातीन होती है जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि लोअर प्रेशर पड़ रहा है और उनको ये फील होता है कि उनके वेजाइना से कोई चीज़ निकल रही है। तो जब मुआयना किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन से नीचे की तरफ ढलक रहा है, तो ऐसे केसेस में वेजाइनल हिस्टेक्टमी की जाती है। ये इसमें कोई पेट में इंसिजन नहीं आता, इसकी जल्दी रिकवरी होती है। आपको 1 से 2 दिन के बाद घर भेज दिया जाता है और इसमें पेन बहुत कम होती है, इन्फेक्शन के चांस भी कम होते हैं और रिकवरी टाइम 6 वीक्स होता है। थर्ड तरीका है लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी, जो अब बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा है और बहुत दफ़ा किया भी, केसेस किए भी जा रहे हैं। इसको की होल सर्जरी भी कहते हैं, इसको लेज़र का तरीके से भी हिस्टेक्टमी आम लोग ज़बान में समझते हैं या कैमरे के तरीके से भी समझते हैं। इसमें आपके एब्डोमेन या पेट के अंदर 3 से 4 इंसिजन्स दिए जाते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, 1 सेंटीमीटर के, और उसके थ्रू आपके लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं और जो सर्जन है वो स्क्रीन पे देख के आपके यूट्रस की सर्जरी करते हैं। इसकी रिकवरी बहुत ही जल्दी होती है, अमूमन 1 दिन में ही आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पेन भी बहुत कम होती है, इन्फेक्शन या ब्लीडिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। रिकवरी टाइम विद इन 4 वीक्स आप बिल्कुल ही ठीक होते हैं, अप एंड अबाउट आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब बिल्कुल रिसेंटली एक और टाइप ऑफ सर्जरी भी है जिसको हम रोबोटिक सर्जरी कहते हैं, जिसमें रोबोटिक तरीके से रोबोट्स के ज़रिए हिस्टेक्टमी की जाती है। ये बिल्कुल ही नई चीज़ है, हर जगह ये अवेलेबल नहीं है, बाहर के मुल्कों में भी हर जगह अवेलेबल नहीं है, पर
इसका सक्सेस रेट और जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का सक्सेस रेट इक्वल ही होता है। अब हम बात करते हैं कि हिस्टेरेक्टमी की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। अगर हम इसको ब्रॉडली डिवाइड करें तो कोई एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है और कोई सर्जरी की अपनी बेस पे की कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। एनेस्थीसिया के लिए हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि जिसकी भी हिस्टेरेक्टमी एडवाइस हो, उनकी जब बेसलाइन पूरी इन्वेस्टिगेशंस कर ली जाएं तो फिर उनका एनेस्थीसिया फिटनेस कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये अवैल्यूएट किया जाए कि उनको एनेस्थीसिया से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस का लो रिस्क है या मॉडरेट या हाई रिस्क है। एनेस्थीसिया यूजुअली जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, पर कभी कभी विजाइनल हिस्टेरेक्टमी में स्पाइनल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं, पर एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी में और लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी में जनरल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है। अब सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, डिलेड कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है कि सर्जरी के दौरान कोई मसला आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसमें ब्लीडिंग होने का चांस भी हो सकता है। आपके यूट्रस के जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि मसाना है, यूरेटर है, जो कि एक पतली ट्यूब या पाइप होती है जो किडनी से लेके मसाने तक आ रही होती है, या कई दफ़ा आंत भी साथ होती है, इनमें इंजरी भी हो सकती है। ज़्यादातर इंजरी उन केसेस में होने का चांस ज़्यादा है जिनकी प्रीवियस रिपीटेड सर्जरीज पेट की हुई हैं, यानी कि प्रीवियस बहुत 2-3 सजेरियंस हुए हैं, या प्रीवियस उनके यूट्रस के फाइब्रॉइड निकालने की सर्जरीज हुई हैं। तो अगर प्रीवियस ज़्यादा सर्जरीज हुई हैं तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट किया जाता है कि अंदर एडहीजन्स बहुत होंगी, चीज़ें आपस में चिपकी होंगी, तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा रिस्क रहता है कि एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में कोई इंजरी ना हो जाए। साथ में इन्फेक्शन भी हो सकती है। आपको हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया जाता है, पर इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत रिस्क रहता है इन्फेक्शन होने का। ज़्यादातर चांस इन्फेक्शन का उन ख़वातीन में है जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, जिनका फ़ैट बहुत ज़्यादा है और जिनको शुगर है जो कि कंट्रोल इतनी अच्छी नहीं है, तो उनमें थोड़ा सा इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। जो डिलेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ऑब्वियसली जब आपका यूट्रस निकाल दिया जाए तो एक तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, दूसरा आपको पीरियड नहीं आएंगे। इसके साथ अगर आपकी ओवरीज निकाल दें तो हार्मोन्स की भी डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी वजह से कई खवातीन को सिम्टम्स आते हैं, यानी कि हॉट फ्लशेस आते हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, नींद आने में डिस्टर्बेंस होती है। ऑफ एंड ऑन उनकी कंप्लेन होती है कि एक्स एंड पेन्स हैं। कुछ खवातीन को थोड़ा सा मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी सी डिप्रेशन होने लग जाती है। तो ये लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पर इन सब को कवर करने के लिए मेडिसिन अवेलेबल है जिनसे ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस का होने का चांस कम हो जाता है। तो आज की जो वीडियो थी वो हिस्टेरेक्टमी के बारे में थी, ताकि आपको ये आइडिया हो कि हिस्टेरेक्टमी किन इंडिकेशंस में आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, किस तरीके की हिस्टेरेक्टमीज की जाती हैं और उनकी रिकवरी पीरियड क्या होता है। अगर आपने कोई क्वेश्चन इसके बारे में पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।